सो वेलकम टू श्रीवास्तव। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो है आरईसी का लास्ट चैप्टर, वो है सेंसिबल हीटिंग। प्रोसेस कैसे होते हैं, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ये सब कैसे होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिबल हीटिंग की। तो साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोगों ने आपको पहले डिस्कस कर लिया। अब सेंसिबल हीटिंग की बात करें। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है? ऐसी हीटिंग जिसमें क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन उसकी ह्यूमिडिटी पे कोई असर नहीं करता। उसकी सेंसिबल जो ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट। तो अगर आपको साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर इसको दिखाना होगा तो ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इधर की तरफ चलूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे यहाँ से कम, ये कम रहेगा, फिर इधर की तरफ होता है धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू करेगा डीबीटी टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, अगर सेंसिबल हीटिंग करनी है तो मान लिया अगर मैं कहीं पॉइंट 1 पे था तो हीटिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ये कहीं जाके पॉइंट 3 पे पहुँचेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमको बढ़ाना। दूसरा क्या है, सेंसिबल हीटिंग के दौरान क्या होता है कि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर वेपर का जितना कंटेंट था उतना बाद में भी रहेगा, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गई हमारी सेंसिबल हीटिंग। अच्छा, सेंसिबल हीटिंग कैसे निकालेंगे? पॉइंट 1 पे मैं एंथैल्पी निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा तो स्केल दिया होता है, उस पर एंथैल्पी निकालते हैं। फिर पॉइंट मान लिया 1 से 2 पे गए हैं अगर, तो 2 पे निकाल दिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा हमारी क्या, हीट। जितनी सेंसिबल हीटिंग दी गई, सेंसिबल हीटिंग करने में 1 से 2 पहुँचने में जितनी भी हीट दी गई वो क्या हो जाएगी, हमारी जो है हीट हो जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2, डीबीटी टेम्परेचर 1 से डीबीटी 2 टेम्परेचर 2 तक पहुँचने में जितनी हीट दी गई वो क्या हो जाएगी, H1 से H2 के बीच की एंथैल्पी का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे Q, देखो यहाँ पे दिया हुआ है Q। तो H2 माइनस H1 कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिससे इधर से इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर के साइड वाली की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। पॉइंट 2 के साइड वाली एंथैल्पी इधर वाली ज़्यादा होगी, ये वाली एंथैल्पी इधर ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ से। तो इसकी एंथैल्पी कम, ज़्यादा वाले में से कम घटा देंगे तो वो वहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग चीज़ का दिया गया है, क्योंकि हमारा जो एयर है, ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ था एयर है, एयर के अंदर क्या है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला क्या होगा, एक तो एयर होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो एयर की जो है जितना अमाउंट एयर का है, ठीक है, मान लेते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर जो होता है हमारा, इसको खोल लेता हूँ, हाँ, पेन साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो W बराबर क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर, ये तो होता है W, ठीक है। तो ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर। तो अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं, अगर मान लिया मास ऑफ टोटल 1 kg है, ठीक है, 1 kg अगर है, मास ऑफ ड्राई एयर अगर 1 kg है, कहाँ गया भाई, अरे अरे, हाँ, अगर W जैसे अगर मास ऑफ वाटर वेपर का एयर 1 kg है तो ठीक है, अगर वो एयर 1 kg है तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा, 1 से W को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W, तो मास ऑफ वाटर वेपर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे H टोटल निकालना है तो H क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर इंटू CP ऑफ एयर, ठीक है, इंटू T2 माइनस का T1, ठीक है। ये तो हो गई एयर के। अब उसके अंदर कुछ वाटर कंटेंट भी है तो वाटर का भी तो लेंगे भाई, वाटर का भी लेंगे। तो मास ऑफ वाटर वेपर इंटू CP ऑफ वाटर वेपर इंटू का टेम्परेचर T2 माइनस का T1, ठीक है। ऐसे एंथैल्पी चेंज निकाला होता है हमारे मॉइस्ट एयर का। अब यहाँ पे देख लो, हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। मान लिया कि हमारा 1 kg हमारा ड्राई एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे, इसको हम रख देंगे 1, इसको 1 रख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू CP, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ CP से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पे CP एयर इंटू T2 माइनस का T1, ठीक है। D लगा मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहा है। और यहाँ पे जब देखोगे आप, ठीक है, तो MV की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, MV को W रख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं W कर देता हूँ, MV की जगह पे इसको कर देता हूँ मैं W, ठीक है। तो ये आएगा W इंटू CP T2 माइनस का T1, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इसने बना के रखी है, और ये देखो ऐसे आ जाता है। फिर यहाँ से T2
T2 माइनस डी वन, T2 माइनस डी वन दोनों जगह कॉमन है, उसको कॉमन कर लिया तो Cp ऑफ एयर प्लस का W Cp ऑफ जो है वेपर। तो ये कुछ ऐसे रखते हैं CPM, इस पूरे को मैंने बोल दिया CPM, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोल देते हैं CPM, ठीक है, यानी मॉइस्ट एयर की CP बोल देते हैं। इसमें कुछ क्या है, ड्राई एयर की भी CP है प्लस का उसका स्पेसिफिक हीट हो रहा है, तो CP ये मॉइस्ट एयर की CP होगी, ठीक है। तो ये निकला है। तो सेंसिबल हीटिंग कैसे हो गए, सेंसिबल हीटिंग यहाँ पे है, 1 से 2 जाएंगे या 1 से 3 जाएंगे, तो ये सेंसिबल हीटिंग देंगे। अगर मुझे कितनी हीट ऐड हुई है तो इसमें क्या है, फाइनल वाले से इनिशियल वाली इंथैल्पी घटा देंगे तो वो मुझे को मिल जाएगा, ठीक। ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि CPA प्लस का W CPS, ये ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट बोले जाते हैं, ठीक है। ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं इसको, या CP ऑफ द मॉइस्ट एयर भी कह सकते हो इसको। और इसकी मतलब जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 1.022, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि CP मॉइस्ट एयर की जो सॉरी कहाँ चला गया भाई, हाँ, ये CP जो मॉइस्ट एयर की ली जाती है उसकी वैल्यू होती है करीब ये, ठीक है। जल्दी CPM से इसको नोट करते हैं। तो Q बराबर यहाँ से जो आता है 1.0222 ऐसे करके। अगर ट्राइबल टेम्परेचर लिया है, अगर वैसे ही आपको देगा CP ऑफ मॉइस्ट एयर दे रखी है, नहीं दे रखी है, आपको पता है कि 1.022 होती है और उसका दोनों का टेम्परेचर दे रखा है कि भाई इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक गिर गई है, उसके बाद आपको हीट निकाल दिया तो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट सीधा देखना है, जो भी रेफ्रिजरेंट दिया होगा उस रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे प्रॉपर्टी दी होगी, नहीं तो रेफ्रिजरेंट का नाम दिया होगा, और फिर वहाँ पे जाकर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना है और वहाँ पे फिर आपको इसको देख के बता देना, ठीक है। फिर आता है सेंसिबल कूलिंग। अब यही चीज़ उल्टा कर दो तो भाई सेंसिबल कूलिंग हो गई। सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ पे W पहले थी, W बाद में हो गई, लेकिन क्या है यही चीज़ अगर मतलब पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, अभी इसको कूल करने लगेंगे, ठीक है। अब कूलिंग के दौरान कितनी हीट निकली तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा वाले में से कम घटा देंगे, जैसे पहले निकाला करते थे अभी मेरे से निकालेंगे तो ज़्यादा वाले में से कम घटा देंगे, तो यहाँ पे इंथैल्पी मेरे को मिल जाएगी, ठीक। कूलिंग में क्या होता है कि पहले इधर वाले में क्या है, मैं ये हीट एक्सचेंजर आता है, उसमें हॉट फ्लूइड डालता हूँ अंदर से, और इधर से एयर आती है। एयर जब हॉट फ्लूइड के जो है इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, अभी से बारे ये दोनों सेपरेट रहेंगे, लेकिन जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये जो है क्या है कि ये कंडक्टर होता है, तो ये एयर इसमें से कुछ हीट अपने आप में ले लेगी और यहाँ पे वार्म एयर निकलेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जो इसके अंदर जो फ्लूइड डाला जाएगा वो कूल फ्लूइड होगा, ठीक है। एयर से उसका टेम्परेचर कम होगा तो ये कूलिंग होगी। और यहाँ पे देख रहे हो कि कोई ये देखो सेपरेट है एक दूसरे से, एयर जो है वो सेपरेट है। इसका मतलब क्या है, ये ना मॉइस्चर में कंटेंट ये अपने साथ नहीं लेकर, अगर ये दोनों में मिक्सिंग होता, ठीक है, ये कूलिंग जो फ्लूइड इसके अंदर जो कूलिंग ये कॉइल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, इसके फ्लूइड और एयर में अगर मिक्सिंग होता उस समय क्या हो जाती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो जितनी एयर के अंदर पहली मात्रा में पहले जितनी जो है वाटर वेपर मौजूद था, उतना ही बाद में वाटर वेपर जो है उतना ही निकलता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो, इसलिए क्या होती है इसके W में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई, ये सब कुछ सेम वैसे ही लिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ बताने वाली नहीं है। और ये हो गया, उसके बाद एक चीज़ और आती है, हाँ ठीक है, बाईपास फैक्टर क्या होता है। देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली। इसमें क्या है कि मान लिया कि हमारी एक कोई एयर है, ठीक है, ये कैसे बाईपास फैक्टर निकालना होता है, कैसे निकालते हैं वो चीज़ पता है। मान लिया कि हमारा एक कोई चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर मेरे को एक कॉइल लगी, कैसी है, हीटिंग है, कूलिंग है, वो सब की बात छोड़ दो। अभी मान लेता हूँ कि ये जो है हीटिंग कॉइल है, ठीक है, ये कोई हीटिंग कॉइल है, इसके अंदर कंटिन्यूसली कोई हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या है, ये जो है ये सेपरेट है, ये पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से क्या होता है कि W में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल ह्यूमिडिटी रहेगी। अभी क्या है कि ये हॉट फ्लूइड है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से जब एयर आती है मान लिया, तो अब देखो ये यहाँ पे देख रहे हो आप इस डिवाइस के अंदर कि ये जो कॉइल लगा हुआ है ना, पूरे में तो लगा नहीं हुआ है, थोड़े हिस्से में लगा हुआ है। इस वजह से क्या होता है कि जो एयर आती है ना वो पूरी की पूरी इससे नहीं होकर जाती। कुछ एयर जो है, मान लिया कि अगर 1 kg एयर आई, ठीक है, 1 kg एयर आती है यहाँ से, तो उसका कुछ हिस्सा जो है इससे बिना हीट हुए निकल जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से आया और सीधा सीधा निकल गया, यहाँ से आया और ऐसे आया और ये सीधा सीधा ऐसे निकल गया, मतलब इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आया। यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे निकल गया या इस तरह से कुछ निकल गया, मतलब कि इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आया, यानी इसका टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ हिस्सा वैसे के वैसे निकल गया, बाकी जो क्या है कि अब x तो उधर निकल गया, बचा कितना, 1 kg में से x निकल गया तो 1 - x kg होता है। ये क्या होता है, इसके जो है
कांटेक्ट में आता है और इस वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया इसका T2, और ये वाला क्या होगा जो बिना इस कांटेक्ट में आया उसका टेम्परेचर था D1 और वो ऐसे D1 X% उसका निकल गया, ठीक। अब फिर यहाँ पे जब दोनों मिक्स होती हैं तो इसका टेम्परेचर हो जाता है कहीं D2, ठीक है। इसका टेम्परेचर है D3। अगर आइडियली केस में देखा जाए तो पूरी का टेम्परेचर कितना हो जाना था, D3, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। जैसे आप देख रहे होगे कि घर पे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तवे पे रोटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो रोटी वहाँ पे फुल के आती है तो उसका टेम्परेचर तवे से थोड़ा कम होता है ना। तो ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पे भी, ऐसा समझ लो कि क्या होती है कि इसको होना चाहिए एक्चुअल में D3 का, लेकिन प्योर आइडियल केस नहीं हो लेते हैं ना। तो आइडियल केस होता नहीं है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है कि जब यहाँ से एयर निकलती है और कुछ इसमें से क्या कांटेक्ट में आती है तो उतना टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं रहा। हाँ, ये सीधी सी बात है कि जो हिस्सा छूट गया है उससे टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, जितनी एंट्री उससे कुछ ज़्यादा होगा। और ये कुछ एयर यहाँ से भी आई, ये दोनों आपस में मिक्स हो गई, तो फाइनल में जब दोनों मिक्स होकर निकलेंगी पूरी की पूरी 1 kg एयर, तो ये क्या हो जाएगा, D2। इसका टेम्परेचर हो गया D2। अब यहाँ पर देखो, तो इंथैल्पी को बैलेंस करते हैं भाई। इंथैल्पी बैलेंस का क्या मतलब क्या होता है, देखो ज़रा मैं बताता हूँ कि X क्या है। जैसे H1 यहाँ की इंथैल्पी जब मिक्सिंग होती है दो जगह पे, ठीक है। मैं कहाँ पे दिखाऊँ, मान लिया ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है कि मान लिया ये 2 स्ट्रीम है ऐसे कोई, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ मान लो। तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि X पार्ट एयर का और इसका टेम्परेचर कितना, TD1, कितना TD1, ठीक है। और यहाँ से कितनी एयर आई, 1 - X, ठीक है। 1 kg में से X तो उधर निकल गया, तो 1 - X। इसका टेम्परेचर कितना, इसका टेम्परेचर है TD, आ गया भाई, TD3, ठीक है, मान लेते हैं TD3, ठीक है। आइडियल केस में मान के चलते हैं कि हाँ कि यहाँ पे क्या है कि ये पूरा उतने टेम्परेचर हो जाता है, एकदम आइडियल केस मान के चला। अब यहाँ पे जो क्या होता है कि इस जगह पे जब दोनों पहुँचते हैं, ये वाली एयर और ये वाली एयर जब यहाँ पे इधर आपस में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद क्या होती है, मिक्सिंग होती है इस जगह पे। और मिक्सिंग होने के बाद जब यहाँ से फाइनल निकलती है ना, तो वो क्या होती है कि ये दोनों आपस में मिल जाती है। तो यहाँ पे 1 kg पूरी निकलेगी और इसका टेम्परेचर होगा कितना, TD2 निकलता है, ठीक है। तो वही दे रखा है। अब यहाँ पर देखो कि X पोर्सन इंटू CP ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, इंटू D1 टेम्परेचर, इंथैल्पी निकालेंगे ना। तो इंथैल्पी बैलेंस कैसे होगी कि इसकी इंथैल्पी मान लिया H1 थी और इसकी इंथैल्पी H2 थी, H3, ठीक है। और यहाँ से जब फाइनल निकले तो H3, ये दोनों आपस में मिक्स हुई तो यहाँ पे मिल गया H2, ठीक है। ये अलग अलग है आपस में, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखोगे H1 प्लस का H3 इक्वल टू क्या, इक्वल टू H2, बस यहीं दे रखा है। तो CP यहाँ पे H1 इंथैल्पी किसकी थी, इसकी, तो X इंटू CP ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, इंटू का टेम्परेचर T1 या TD1 ले लेंगे, ड्राइबल टेम्परेचर TD1 प्लस का 1 - X इंटू का CP ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर ही तो है, अलग अलग फ्लूइड तो है नहीं, दोनों फ्लूइड एक ही हैं, बस इसमें से कुछ पोर्शन इधर निकल गया, इंटू का इसका टेम्परेचर कितना है, TD3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा 1 kg, तो 1 इंटू CP ऑफ मॉइस्चर इंटू टेम्परेचर कितना, TD2, ठीक। तो ये दे रखा है यहाँ पे देखो, यही दे रखा है। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो X की वैल्यू जो आती है ना, वो X की वैल्यू आती है ये, और इसी को बोलता हूँ मैं बाईपास फैक्टर, यही चीज़ बोली जाती है बाईपास फैक्टर। तो ये एकदम बिल्कुल मान के चलो कि इसको याद करके रखना है, एकदम याद ही करना है। तो ये चीज़ बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, TD3 माइनस का TD2 डिवाइड बाई TD3 माइनस TD2। देखो
अगर आप लोगों ने थर्मल पढ़ा होगा तो उसमें अगर लम्प्ड हीट एनालिसिस पढ़ा है, अगर चलो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो टेम्परेचर दे रखा है एक साइड और एक साइड दे रखी है इसकी इसके साइड, अगर एक्स दे रखा है मतलब डिस्टेंस दे रखी है, तो ये हुआ टेम्परेचर किसका, ये टेम्परेचर हुआ हमारा इसका, ये जो कॉइल लगा रही है, तो कॉइल का टेम्परेचर क्या है, इसको इसमें कंटिन्यूस फ्लूइड आ रहा है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट बना रखा है। अब इधर से एक वर्किंग फ्लूइड आए, कौन सी, एयर है, ये फ्लूइड आया और फ्लूइड क्या हुआ कि यहाँ से पहुँचेगा जब, तो इसके टच में आने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसका टेम्परेचर राइज करता जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जब निकलेगा तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे निकलेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना होगा, इस वाले टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा। वो टेम्परेचर कितना है, D2, तो ये दे रखा है। अब बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर होता है इधर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई इधर वाले का टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस इधर वाले का कितना टेम्परेचर डिफरेंस, TD3 माइनस का TD2, तो दे रखा है ना, TD3 माइनस का TD2 डिवाइड बाई इधर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस, इधर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, TD3 माइनस का TD1, ठीक है। तो ये होता है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। और कूलिंग कॉइल के लिए ये क्या हो जाता है, उल्टा है। मान लो कि इसमें हॉट के बजाय कोल्ड फ्लूइड भरा है, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड भरा है, यानी पहले वाले इस वाले केस में देखा था हॉट फ्लूइड भरा, तो हॉट फ्लूइड भरने की वजह से ऐसा हो गया। अगर कोल्ड फ्लूइड भरा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कोल्ड फ्लूइड के केस में मैं बताऊँ डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले मैं इन सबको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए। तो हॉट के केस में डायग्राम कैसा बनता है, हॉट के केस में तो हो गया, कूल के केस में, अब कूल केस है तो कूलिंग कॉइल हमारे क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसको नीचे बनाना पड़ेगा। देखो नीचे बना दिया उसको। और जो एयर है, एयर शुरुआत में किसका टेम्परेचर क्या होगा, एयर का शुरुआत में टेम्परेचर होगा ज़्यादा और फिर बाद में जब निकलेगी तो ये धीरे धीरे कूल होगी, तो ये कुछ ऐसा जाएगा यहाँ से ऐसा 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 तिरछा, ठीक है, ये देखो ऐसा हो गया ना। इधर से इधर का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, ये टेम्परेचर इधर क्या है, ये डिस्टेंस हो गई इधर के साइड में, कुछ बड़ा ही बन गया क्या, इधर के साइड में डिस्टेंस हो गई और इधर के साइड में बन गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर की लाइन हो गई 30। तो इधर का टेम्परेचर मान लेता हूँ कितना है कि D1 हो गया और बढ़ा देता हूँ दिखने वाला, ठीक है, और Ctrl+C Ctrl+V, ये टेम्परेचर कितना होगा TD3, किसका टेम्परेचर है ये, कूलिंग कॉइल का, ठीक है। और यहाँ भी वही रहेगा क्योंकि कूलिंग कॉइल में, यहाँ पे कूलिंग कॉइल में कंटिन्यूसली फ्लूइड आ रहा है तो इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जब एयर निकलेगी यहाँ से तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा D2। बस सब कुछ वैसे ही बना रखा है, बस क्या है बस थोड़ा सा अंतर है, वो ये है कि यहाँ पे ऊपर बना रखा था पहले वाले केस में और इस वाले केस में ऐसा बना रखा गया, तो इस वाले केस में कैसे बना रखा, उल्टा, ठीक है, क्योंकि ये हीट करना था तो मुझे जो वर्किंग फ्लूइड है इसके अंदर, जो कॉइल के अंदर जो फ्लूइड आना चाहिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो ये हॉट होगी। और इस केस में कूलिंग में क्या हो जाएगा कि ये कूल होगा, यानी एयर के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर हो गया और ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये लम्प्ड हीट एनालिसिस में है, जब आप लोग RAC पढ़ेंगे तो वहाँ पे आया होगा, हो सकता है देर को, अगर पता है तो कोई बात नहीं। ये LMTD निकालने के लिए क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो इफ़िशेंसी की बात करते हैं। हाँ भाई, इफ़िशेंसी कितनी होती है, इफ़िशेंसी ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल, उसको क्या कहता हूँ 1 माइनस बाईपास फैक्टर। एक्चुअल में क्या है इफ़िशेंसी बताती है हमारी कि मैक्सिमम में कितना कूल कर सकता था और एक्चुअल में इसने कितना कूल किया, ठीक, डिवाइड बाई मैक्सिमम में कितना कूल कर सकता था डिवाइड बाई एक्चुअल में इसने कितना कूल किया, ये होता है इफ़िशेंसी। देखो अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम कितना कूल कर सकता था, तो मैक्सिमम कूल कर सकता था ये इतना, यहाँ से यहाँ तक का, TD1 से TD3 तक का मैक्सिमम यहाँ तक का कूल कर सकता था, अगर मान लेते हैं कि आइडियली इसने कूल करना था। लेकिन एक्चुअल में इसने कितना किया, तो एक्चुअल में इसने क्यों किया TD1 से TD2 तक, ठीक है।
तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँगा तो एफिशिएंसी बराबर होती है वो क्या कि एक्चुअल में जितना इसने कूल किया, तो जो एयर इंटर हो रही थी यहाँ से, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ कूलिंग की ही बात कर लेता हूँ, कूलिंग का या हीटिंग का जिसके मिले, चलो हीटिंग की बात, कूलिंग की बात कर लेते मान लिया कि ये एयर आ रही थी यहाँ से, तो एक्चुअल में ये आ रही थी, इसका टेम्परेचर था TD1, फिर यहाँ से निकला TD2 तक, तो कूल कितना कूल हुआ TD1 से TD2 तक, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए पूरी की पूरी इसके एयर अंदर आ जाती, तो ये उतने ही टेम्परेचर तक कूल कर देता है, कितना TD3 तक का। तो एक्चुअल में इसने कितना कूल किया, कहाँ गया भाई, हाँ एक्चुअल में कितना कूल किया TD1 से TD3 तक, और मैक्सिमम कितना कर सकता था TD1 से TD3 तक का। तो इफिशियंसी बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर हो जाएगी कि एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप, एक्चुअल इम्पीडेंस CPM डिवाइड बाई TD1 माइनस का TD3 और सॉरी TD2 डिवाइड बाई टोटल मैक्सिमम पॉसिबल एंथैल्पी ड्रॉप। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंथैल्पी ड्रॉप कितनी हो जाएगी, CP वही मॉइस्चर, दोनों केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइड बाई TD1 माइनस का TD3, ऐसा। अब यहाँ पर देखो CP कैंसिल हो गया, और एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी ये इतनी केवल, ठीक है, ये इतनी रह जाएगी, इतनी केवल इतनी रह जाएगी। अब क्या करूँ मैं, दोनों साइड में 1 से 1 माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस इधर भी कर दिया और इधर भी 1 माइनस का ये पूरा कर दिया, TD1 माइनस का इसका TD2 डिवाइड बाई TD1 माइनस TD3। तो जब यहाँ पे फाइनल करेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी, जब यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे इधर ले जाएंगे, तो इसमें TD1 और TD1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आएगा वो आएगा TD माइनस का TD3 डिवाइड बाई TD1 माइनस का TD3, और ये किसके बराबर, ये है बाईपास फैक्टर के बराबर, ठीक है, और माइनस का है, ये किसके बराबर है, ये बाईपास फैक्टर के बराबर है। तो अगर मैं बोलूँ बाईपास फैक्टर और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, तो बाईपास फैक्टर बराबर 1 माइनस का एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी में से जो घटेगा वो होता है हमारा बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर एक्चुअली बताता है क्या होता है, एक्चुअल फैक्टर बताता है हमारा कितना नुकसान हुआ, एक्चुअल सही वैसे देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ, तो वो एफिशिएंसी क्या बताती है, हमारी दक्षता, मतलब कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, 100 में से कितना आया, तो नुकसान निकलना है तो क्या 100 में से हमारा जो प्रॉफिट वाला हिस्सा घटा था तो वही आता है नुकसान। तो बाईपास फैक्टर ये हुआ। किसी भी जब हम हीट एक्सचेंजर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसका बाईपास फैक्टर कम से कम होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करता है। मान लिया हमारा को बाईपास फैक्टर ज़्यादा है, तो ये अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो कहीं, अगर जितना बाईपास फैक्टर ज़्यादा होगा वो उतनी कम कूलिंग करेगा। देखो यहाँ पे इतना ही कूल करा, ठीक है। अगर बाईपास फैक्टर और बढ़ जाएगा तो ऊपर वाली चीज़ बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो चेंज नहीं कर सकते, ये वाला ही चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, TD2 इधर से सकते इधर हो जाएगा, या हो सकता है कि अगले वाले केस में अगर और बाईपास फैक्टर क्या देता है, अगर और बाईपास फैक्टर ख़राब है तो क्या करेगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का ही हो जाए। अगर बाईपास फैक्टर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, उसका मतलब कि कुछ नहीं है, बाईपास फैक्टर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाईपास फैक्टर का मतलब 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, ये ऐसा ही रह जाएगा फ्लूइड, ठीक है। मतलब इन टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब उस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। और अगर बाईपास फैक्टर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है, मतलब हीट एक्सचेंजर बहुत अच्छे से काम करता है। उस वजह से उस पॉइंट पे क्या होगा कि ये ना यहाँ पे आके मिलेगा, जो है यहाँ के बजाय यहाँ पे सीधा आके मिल जाएगा, ये बाईपास फैक्टर अगर बन हो जाए तो ऐसी कुछ कूलिंग होगी। बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा लॉस होता ही रहता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। बस थोड़ा समझ लो चीज़ को और आगे बढ़ते हैं।
फिर ये इसकी क्यू निकालना है LMTD एनालिसिस के साथ। तो LMTD एनालिसिस में क्यू बराबर यू इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, उसका टेम्परेचर ये दे रखा है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 डेल्टा टी उधर का, डेल्टा इधर का, ये है एनीवे आपके उसमें नहीं आने वाला। और इफिशिएंसी हो गई कूलिंग कॉइल। हाँ, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन की अगर बात करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का कंटेंट हमने बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं केवल प्योर ह्यूमिडिफिकेशन की बात करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मेरे को सेम रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर सीधा वर्टिकल नीचे की तरफ होता है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन में इधर या तो मैं लेफ्ट जाऊँगा या तो राइट जाऊँगा, तब ड्राई बल्ब टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना लेफ्ट जाने पे कोई टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है, ना राइट जाने पे। इसका मतलब क्या कि यहाँ 1 से मैं 2 जा रहा हूँ जो कि सीधा वर्टिकल अपवर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हम क्या करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज होती है। देखो ह्यूमिडिटी इधर के साइड ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाती है। 1 से अगर मैं 2 जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलूँगा, इसका मैं बोलूँगा ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, ह्यूमिडिफिकेशन, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करना, मतलब वाटर कंटेंट को उसमें बढ़ाना। ह्यूमिडिफिकेशन अगर में होता है अगर, ठीक है, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर ह्यूमिडिफिकेशन होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखोगे कि ये क्या कौन सी लाइन है, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। तो और ये वाली भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। आप देखोगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन अगर मैं उधर की साइड बढ़ता हूँ तो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 जाने पे ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी हमारी 1 से ठीक है और 2 तक जाने पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, ठीक। ऐसा क्या है डीह्यूमिडिफिकेशन, हाँ इंथैल्पी भी इंक्रीज हो गया। देखो 1 पे यहाँ पे जाएंगे तो इंथैल्पी यहाँ पे मिलेगी H1 और इस वाले पे मिलेगी इंथैल्पी H2। तो इंथैल्पी क्या हो रही है, इंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है। और दूसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वो भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन ऐसे होती है ना, W के कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे पैरेलल, ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है ऐसे थोड़ा तिरछी, ये होती है ऐसे नीचे की साइड ऐसे तिरछी होती है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाने पर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यही ठीक इसका उल्टा होगा। और मान लिया यहाँ से अगर 1 से 2 इधर जा रहा हूँ, यानी पहले टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और फिर डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहा हूँ, यानी इसमें से वाटर में कंटेंट को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। इसमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले ज़्यादा थी, इंथैल्पी पहले ज़्यादा थी, वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन ऐसे होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी ज़्यादा था, ठीक है, और वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा था, और यहाँ पे आने पे वेट बल्ब टेम्परेचर कम हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम हो गया, और इंथैल्पी भी कम हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, ठीक है, एज वेल एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम हो गई। लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जैसे पहले था बता, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कब होता है, कम या ज़्यादा, जब मैं इधर से इधर जाता हूँ, ठीक। तो हीटिंग हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन किस टाइप का होता है, तो 2 टाइप का ह्यूमिडिफिकेशन होता है। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड ऑन द हाईली एटमाइज्ड स्टेट एट द रूम टू बी एयर कूल। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि वाटर को जिस भी एयर को कूल करना होता है उसमें वाटर की एक जो है ना स्प्रे फॉर्म में, उसमें जो है वाटर के अंदर हम उस चीज़ को स्प्रे यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर का स्प्रे यूज़ करते हैं जिस भी एयर को हमें मॉइस्ट करना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाई की दुकान पे वो जो होता है नहीं है कि स्प्रे करने वाला आपके चेहरे पे जैसे स्प्रे करता है वो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत हाईली एटमॉइज हम लोग बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में वाटर का जेट स्प्रे करता है वो आपके चेहरे पे। तो ऐसे ही जिस एयर को मेरे को मॉइस्चर वहाँ पे बढ़ाना होता है तो वो क्या करता हूँ मैं वहाँ पे वैसे ही फाइन स्प्रे करता हूँ उस एयर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ से एयर इंटर होती है और यहाँ पे क्या करता है मैं यहाँ से वाटर का छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं और यहाँ प्रेशर के साथ जो है प्रेशर हाई होता है, इसकी वजह से क्या होता है वाटर बहुत छोटे छोटे जेट के फॉर्म में निकलता है।
तो यहाँ से जब जेट में जाता हूँ फिर एयर भी आती है, तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है कि अपने साथ कुछ एयर, इसमें वाटर वेपराइज होता है, अब वेपर होने के बाद हो जाएगा तो वो अपने साथ कुछ एयर जो है मॉइस्चर का कंटेंट लेके चला जाता है, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में लेके चला है। तो यहाँ पे जो एयर निकलती है वो क्या है कि उसका जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, यानी उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। अब देखो अगर मुझे हीटिंग करनी है तो हीटिंग करनी है और ह्यूमिडिफिकेशन करना है, तो मतलब क्या 1 से 2 इस वाले इस प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे देखो यहाँ से 1 से 2 जाना है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं चल रहा है क्या? चलने अब काम इस वाले पर रख लो, ये वाले पर रख लो, इस पर बढ़ेंगे, ये वाला रख लो, ठीक है। तो हाँ मैं बात कर रहा था कि 1 से अगर 2 जाना है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे वाटर का कंटेंट इंक्रीज़ करना है और उसको हीट भी करना है, तो ठीक है। अब यहाँ तो मैं प्योर ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को साथ ही साथ हीट भी करना है तो ये लाइन ऐसे न जाके कुछ ऐसे जाएगी, यानी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी तिरछा जाएगा तब भी ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं सीधा वर्टिकल लाइन अगर नीचे की तरफ गिराऊँ तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर कुछ ये वाला कुछ अलग होगा, यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर अलग था। तो यहाँ इधर की तरफ मैं जब जाता हूँ तो ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ की तरफ जाता हूँ ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, तो इधर साइड में यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, 1 पे ड्राइबल टेम्परेचर कम हुआ, अगर 2 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ चला गया नीचे, हाँ यहाँ पे देखो, तो ये मैं वाटर स्प्रे करूँगा वो क्या है कि पहले मैं उसको हीट कर लूँगा और हीट करने के बाद फिर उसको मैं फाइन स्प्रे बना कर करूँगा। तो इससे क्या होता है कि जो एयर आ रही है तो वो जब हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और प्लस वो अपने साथ वाटर का कंटेंट भी लेके जाएगी, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होगा। अगर मैं यही जो वाटर स्प्रे कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर मैं बहुत ज़्यादा डाउन कर दूँ, तो डाउन कर दूँगा तो मान लिया कि ये एयर आ रही है, ठीक है। अब एयर के अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर का कंटेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वाटर वेपर फॉर्म में है। अब वेपर वाटर जो है वो क्या होता है, जल्दी कंडेंस होता है, ठीक है, वो पानी में जल्दी कन्वर्ट होगा। अगर मैं मान लो उसको क्या उसको कूल करूँ, तो यहाँ पे मैं जो वाटर इसको मैं कूल कर रहा हूँ यहाँ से, ये जो वाटर जो डाल रहा हूँ इसका टेम्परेचर मैं ज़्यादा डिक्रीज़ कर दूँ, तो डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। एयर आ रही है तो एयर के साथ जो वाटर आ रहा है तो उस वाटर के साथ क्या हो जाएगा कि ये वाटर जो आ रहा है वो इस ठंडे वाले वाटर के कांटेक्ट में आएगा और उस वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो इस एयर के अंदर जो वाटर वेपर फॉर्म में था वो इस वाले यहाँ पे पहुँच, जो वाटर जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ उसके साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा कि वो जो है वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ये वाला एयर वाटर जिस एयर के साथ में जो था ये क्या है, जब यहाँ पे आएगा इधर के साइड तो इस वाले वाटर के साथ मिलके वो क्या कर जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद में क्या करेगा, वो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे बूंद बूंद करके वो नीचे इसके साथ आ जाएगा और यहाँ से इसके अंदर पहुँच जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या, इसके अंदर वाटर वेपर के फॉर्म में जो था वो अब थोड़ा उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है कंडेंस होके नीचे तरफ आ गया और यहाँ से क्या हुआ, जो एयर निकल रही है उसमें अब वाटर वेपर का कंटेंट कम है। तो ये कौन सा हुआ, ये डीह्यूमिडिफिकेशन। अब ये कौन सा है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि कांटेक्ट हो रहा है, जो हो यहाँ पे एयर और ये जो वाटर है इनका जो है आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो ये है डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड द वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू द एयर इन द एयर कंडेंसिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर वॉशर एसोनिफिका 2.0। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसमें कोई उतना वो इशू नहीं है। एक क्या होता है इसमें, एक नोजल टाइप का इशू बना देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे एक कॉइल बना दिया ऐसे, ठीक है। अब डीह्यूमिडिफिकेशन करना है तो क्या करा, इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया बहुत कम, तो जो इसके अंदर वाटर वेपर आ रही है, ठीक है, जैसे वाटर वेपर आ रही है, ठीक, तो इसके अंदर हाँ वाटर वेपर जो आ रही है, अगर अंदर वाले का टेम्परेचर कूलिंग कॉइल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, तो वाटर वेपर इसके अंदर ऐसे क्या होगी, स्टिक कर देगा और यहाँ से धीरे धीरे करके वो नीचे टैंक में जाके इकट्ठा हो जाएगी। और यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप तो है नहीं,
ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप है, और यहाँ से जो एयर निकलेगी इसमें से जो है काफ़ी हिस्सा जो वाटर वेपर का निकल चुका है, तो यहाँ से कौन सी एयर निकलेगी, डिह्यूमिडिफाई। अगर यही मैं क्या करता हूँ कि इसको, हाँ ठीक है, बस इतना काफ़ी है, आगे भी देखते हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है एक्चुअल में, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, तो पहले मैं ये बता दूँ, इसके लिए एक डायग्राम से समझो पहले। यहाँ पे पहले मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूँ साइक्रोमेट्री चार्ट। देखते हैं भाई, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि कुछ दिखने लायक बन जाए। चलो, इतने से काम तो चल जाएगा जहाँ तक। ओह, तो गड़बड़ हो रहा है भाई। क्या दब गया, लगा कुछ और रहता है, दब नहीं। हाँ, तो ये देखो क्या हो गया हमारा साइकोमेट्री का एक बेसिक लेआउट। इधर हो गया हमारा W, ये W हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो है इधर TD इंक्रीज करता हुआ, TD। फॉन्ट में लिखना पड़ेगा क्या, चलो कोई नहीं, TD सफिक्स लगा, ठीक है। इधर के साइड में TD इंक्रीज कर रही है, इधर के साइड में W इंक्रीज कर रही है, ठीक। अब मान लेते हैं इसमें दे रखा है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या, सेंसिबल हीटिंग की मैं बात करता हूँ। सेंसिबल हीटिंग कि यहाँ से कि मान लिया पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये वाला, ये है पॉइंट हमारा 1, और ये वाला है हमारा जो है पॉइंट 2, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में दो चीज़ हो रही है। 1 से 2 जाने पे क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्लस क्या ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ तो ये 2 स्टेप में भी जा सकता हूँ। 2 स्टेप में कैसे जा सकता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पतली लाइन यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, देखो इधर एक 2 पाथ है यहाँ से यहाँ तक के जाने के, एक ये देखो ऐसा, और यहाँ से ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये कट पॉइंट मिलता है। कट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कट पॉइंट पे क्या है कि इसको मैं मान लेता हूँ 2 डैश, क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 2 डैश, ठीक है। ये 2 डैश है। तो 2 रास्ते हैं 1 से 2 जाने की, या तो मैं यहाँ से यहाँ तक का सीधा डायरेक्ट चला जाऊँ, और या तो मैं 1 से 2 जाऊँ और फिर 2 से 2 डैश जाऊँ। तो जल्दी जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट जल्दी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा ना ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को पास ऐसा कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं कि 1 से 2 जाने का, 1 to 2 जाने का मेरे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, ठीक है। और ना मेरे पास ऐसे कोई इंटीजर मैं सीधा निकाल सकूँ, ठीक। तो जनरली क्या होता है, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि पहले मैं 1 से 2 जाऊँ और फिर 2 से 2 डैश जाऊँ। तो 1 से 2 जाऊँगा तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ सेंसिबल हीटिंग। 1 से 2 क्या हुआ, ये क्या हुआ, सेंसिबल हीट हो रही है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है
आ, ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है। सेंसिबल हीटिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि इसका वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो क्या नहीं चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी उतनी है ना, यहाँ पे देखो जो ह्यूमिडिटी पहले थी 1 से 2 जाने पे 1 पे जो ह्यूमिडिटी वहीं 2 पे, ठीक है। ह्यूमिडिटी पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक। और फिर मैं क्या करता हूँ 2 से 2 डेज जाता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग, लेटेंट हीटिंग हो गई इसको। अब आप बोलोगे सर ऐसा है कि जो है यहाँ पे तो हीटिंग कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं होता है। देखो ऐसा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बना हुई हीटिंग होती है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरली कि लेटेंट हीट क्या, लेटेंट हीट में होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन क्या है फिर भी हीटिंग होती है, ठीक नहीं होती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो है आइस भी होती है, और जब मैं उसको हीट देता हूँ कॉन्टिन्यूसली तो क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से 2 डेज तक कि जो है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है फिर भी हीटिंग हो रही है, तो इसको मैं बोलूँगा लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे वहाँ पे लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट था, वैसे यहाँ पे लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा अगर इंथैल्पी, तो इंथैल्पी देखो ऐसे कुछ इधर साइड में बनी होती है ना इंथैल्पी का चार्ट, इधर स्केल बना होता है ऐसे, इधर साइड में ऐसे इंथैल्पी का स्केल बना होता है ऐसे ऐसे, और वहाँ पर इंथैल्पी को मैं जो है कैलकुलेट करता हूँ। तो इंथैल्पी अगर मैं देखूँगा तो यहाँ से यहाँ पे कहीं जाके एक इंथैल्पी मेरे को दिखेगी, इसकी मान लिया इंथैल्पी हो गई H1, इतनी हो गई H1, ठीक है। ऐसे मैं इंथैल्पी देखूँगा 2 पे, 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, तो इस वाले स्केल पे मेरे को जो मिलेगी इंथैल्पी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी मेरे को H2। चलो अच्छे से लिख देता हूँ, H2 डैश बोल देता हूँ, H2 डैश ही है ना, H2 डैश हो गई। और मेरे को जो इंथैल्पी मिलती है 2 पे, तो वो हो जाएगी H2, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ लेना इतना। ये हो गई यहाँ पे H2। तो अब मेरे को बताओ, ये होता है कि सेंसिबल हीटिंग कितनी हो गई, सेंसिबल हीटिंग हो गई H2 डैश माइनस का H1, ठीक है। अगर मैं इंथैल्पी को हम में निकालूँ कितनी क्यों दिया, तो वो हो गई जो है H2 डैश माइनस का H1, यहाँ से H2 डैश माइनस का H1। और लेटेंट हीटिंग कितनी हो गई H2 माइनस का H2 डैश, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है देखो ये वाला, ये लेटेंट हीटिंग है, तो इसकी इंथैल्पी 2 पे और 2 डैश का H2 डैश का H2 माइनस का H2 डैश, ठीक। लेटेंट हीटिंग हो गई। और ओवरऑल हीटिंग की मैं बात करूँ कि 1 से 2 जाने पर ओवरऑल हीटिंग कितनी हुई, तो मैं क्या करूँगा सीधा H2 डिवाइड बाई H2 में से H1 को घटा दूँगा, ये पूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हुई कितनी टोटल हीटिंग, ये टोटल हो गई, ये टोटल हीटिंग हो गई। सेंसिबल हीटिंग की बात करूँगा तो सेंसिबल हीटिंग कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई सेंसिबल हीटिंग, ठीक। और लेटेंट हीटिंग की बात करूँगा तो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ये लेटेंट हीटिंग हो गई, मतलब आखिरी तक जुड़ा हुआ है छोटा ही से मैंने। तो ये हो गया पूरा मेरा जो है। अब बात आती है कि सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है। सेंसिबल हीट फैक्टर देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान देना, हीट फैक्टर होता है, हीट फैक्टर की अगर बात बोलेगा कि सेंसिबल हीट फैक्टर, तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो होगा वो होगा जो है कि सेंसिबल हीट, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या टोटल हीट, टोटल हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट, ठीक है। तो ये चलो ये हो गया सेंसिबल हीट फैक्टर, ये हो गया सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो गया, सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट।
और लेटेंट हीट फैक्टर क्या होगा भाई, इसकी जगह पे मैं लेटेंट हीट रख दूंगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट फैक्टर इसको मैं बोलता हूँ सेंसिबल हीट फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं SHF, SHF, ठीक है। SHF इक्वल टू हो गया तो, और लेटेंट हीट फैक्टर LHF कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब आप बताओ LHF हो जाएगा, वो आप बताओगे कितना हो जाएगा कि लेटेंट हीट, अरे इधर क्यों आ गया भाई, चलो इधर बढ़ा, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल, ठीक, ये डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगा लेना तो टोटल, अच्छा, तो ये वो चीज़ SHF और HF निकल गया। फिर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, देखो कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, अब ऊपर वाला मैं यहाँ पे जहाँ समझा दिया हूँ, तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि इसी प्रोसेस को मैं क्या करता हूँ कि उलट दूँ, मान लिया 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, यानी उल्टा चल रहा हूँ, मैंने 1 से 2 चला गया, वापस मैं 2 से 1 आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि टेम्परेचर क्या होता है, ट्राइबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर के साइड में जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कूलिंग हो रही है, और ह्यूमिडिटी भी क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी पहले, और फिर देखो 2 पे जाके ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उल्टा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को लूट दूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अभी मैं एरो इधर लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। दूसरे केस में मान लिया कि 1 ये है और ये वाला 2 है, तो प्रोसेस तो वही है, 2 तरीके से, मैंने यहाँ से या मैं डायरेक्ट जाऊँ, या तो मैं इजी करने के लिए क्या करूँ कि पहले मैं सेंसिबल कूलिंग करूँ, सॉरी लेटेंट कूलिंग करूँ, उसके बाद सेंसिबल कूलिंग करूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले मैं क्या करूँ, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करूँ कांस्टेंट टेम्परेचर का, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं कूलिंग करूँ। तो 2 तरीके से चीज़ होता है, या तो ऐसे सीधे यहाँ से 1 से 2 डायरेक्ट आओ, या तो क्या करो कि इसी को 2 स्टेप में डिवाइड कर लो, पहले क्या करो कि डिह्यूमिडिफाई करो लिक्विड को, और फिर उसको कूल करना शुरू करो, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैं कूलिंग करता हूँ तो किसी न किसी चीज़ से ही तो कूलिंग करूँगा। जैसे वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं कूलिंग कॉइल का यूज़ करता था, तो यहाँ कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा कि फाइनल वाले टेम्परेचर, जो एयर इंटर हो रही है उसका टेम्परेचर और जो एयर एग्जिट हो रही है उसके टेम्परेचर से ज़्यादा हो, वो ज़्यादा ही कम होगा, तभी तो वो कूल कर पाएगा। तो ये होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये किसको बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो एपरेटस हमने लगा रखा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसका टेम्परेचर जल्दी ज़्यादा ही कम होना चाहिए, जो है तभी वो कूलिंग कर पाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। और बाईपास फैक्टर वही सीधी सी बात है, कितना वो मैं बता ही चुका हूँ। देखो TD2 माइनस का TD4 डिवाइड बाई TD1 माइनस TD4, ठीक है, TD2 माइनस TD4 ये वाला जितना लॉस होता है, तो लॉस कितना होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो इसने गेन ही कर लिया, 1 से 2 तक का लॉस कितना रह गया, 2 से 4 तक का। तो लॉस डिवाइड बाय मैक्सिमम कितना कर सकता था, मैक्सिमम 1 से 4 कर सकता था, है ना। तो 1 से 4 मैक्सिमम कर सकता था, और डिवाइड बाय जितना लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ वो TD1 माइनस का TD4, ठीक। और वो मेरे को TD कहाँ से मिलेगा, ये मैं सीधा वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रा करूँगा, यहाँ से, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन में सीधा ड्रा करूँगा, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे TD4, ठीक है, TD4 यहाँ पे मिलेगा, ठीक। इसको मैं एक और नाम देता हूँ ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इस बॉड पॉइंट को ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलूँगा, ये सैचुरेशन लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया रखा है, तो ये वही दे रखा है, और TD4 की जगह ADP रख दिया है, ठीक। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, और इंथैल्पी से भी डायरेक्ट रिलेशन है, और जहाँ TD था 2 था वहाँ पे मैं W2 रख दूँगा। देखो यहाँ पे भी कुछ इंथैल्पी मिलेगी मेरे को, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये मिलेगी, डाल दिया W4, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पे इसी का यहाँ पे दे रखा है, अंदर बताने की जरूरत नहीं है, ये दे रखा है,
तो टेम्परेचर का W के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और उससे इंथैल्पी से भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो मैं टेम्परेचर की जगह पे ये चीज़ भी लिख सकता हूँ और उस केस में मेरा आंसर चेंज नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में भी और एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। ये तीनों आपको एकदम याद होना चाहिए। टोटल हीटिंग कितनी हो गई भाई, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देख रहे हो टोटल हीट यहाँ से यहाँ तक का, और ये सेंसिबल हीट और ये लेटेंट हीट। ऐसा नहीं है कि पाथ ऐसे ऐसे करने से इंथैल्पी में कोई चेंज आया, नहीं। तो पाथ चेंज करने से चाहे मैं 1 से 2 ऐसे जाऊँ या मैं 1 से 2 डैश जाऊँ, फिर 2 से 2 डैश से 2 जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इंथैल्पी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 डैश की लाइन इसके बीच से ही होके जाती है। और देख रहे हो यहाँ पे कोई डिस्टेंस में अंतर नहीं है, इसलिए क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं चाहे इस वाले पाथ से होके जाऊँ यहाँ पे या 1 से 2 इस वाले पाथ से होके जाऊँ। ऐसी चीज़ रिवर्स में करने का। 2 से अगर मान लो 1 आना है मेरे को, तो मैं